नमस्ते गुरुदेव। मैं डॉक्टर अशोक जेतावत, कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल फोरम फॉर जैन स्टडीज़। गुरुदेव, अभी विदेशों में करीब 42 यूनिवर्सिटीज़ में और 15 कंट्रीज़ में हमारे जैन चेयर्स हैं और ये मिशन 2005 में प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर सुलेख जैन, डॉक्टर सुगंध जैन और एक उनके मित्र हैं जो अभी नहीं रहे हमारे बीच में, इन तीनों ने प्रारंभ किया था। करीब 1600 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करके, और एक यूनिवर्सिटी में गुरुदेव करीब 40 करोड़ रुपए एवरेज वहाँ चाहिए उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को अपॉइंट करने के लिए। तो अभी करीब 42 प्रोफेसर्स हमारे जैन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इवन पाकिस्तान में भी हमारे 2 प्रोफेसर्स हैं और कई सारे अर्जेंटीना, कई सारे कंट्रीज़ में हमारे प्रोफेसर हैं। अब सवाल मेरा ये है गुरुदेव कि वो लोग ये मानते हैं, विदेशी लोग, कि वो जो जेनोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं और हिंदुस्तान में जो रिसर्च हो रही है, तो वो ये मान के चलते हैं कि वहाँ की क्वालिटी कई गुना ज़्यादा है जो अपने यहाँ हो रही है। अभी हमारे कई सारे पीएचडी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको जॉब नहीं मिलता है प्रोफेसरशिप का, और वहाँ पे कई सारी पोस्ट हमारी खाली पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि वो उस लेवल का रिसर्च कर नहीं पाते। तो फिर काफ़ी खोजबीन करने के बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक हिंदुस्तान में भी एक उस लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की कोई संस्थान हो या कोई रिसर्च यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे कि जो जैसा वो चाहते हैं वो उस लेवल की रिसर्च जेनोलॉजी में की जाए। गुरुदेव, पिछले 40 वर्षों से प्राकृत में बहुत काम हुआ है। अभी कन्नड़ और तमिल में रिसर्च चालू कर रहे हैं हम लोग। तो अब मेरा 2 प्रश्न है गुरुदेव। एक तो ये है कि वहाँ जो प्रोफेसर है वो कई सारे अजैन हैं, लेकिन जैन फिलोसॉफी को वो मानते हैं। सारे हमारे जितने भी वो है प्योर वेजिटेरियन है, रात्रि को भोजन नहीं करते हैं, सारे जितने भी है वो और उनको हिंदी भी अच्छी आती है, प्राकृत भी आती है उनको। लेकिन एक चीज़ जो एडिशनल हमारे से करते हैं वो है कि वो ये मान के चले जाते हैं कि विगनिज्म, कि विगन मतलब मिल्क का प्रोडक्ट नहीं काम में लेना चाहिए। कई बार मेरे को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हमारे तो साधु भी वो लेते हैं। तो वो जो ये सोच रहे थे, मैं उनको टेक्निकली मैं उनको कैसे आशय समझ गया, कैसे समझाऊं। दूसरा प्रश्न मैं कल बताऊं। एक यहाँ एक आज ले लें क्योंकि अभी आगम की प्रस्तुति भी है। देखिए, बिगनिज्म अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पशु उत्पाद लेने वाले हिंसक हैं। जैन धर्म में हिंसा और अहिंसा का जितना सूक्ष्म रीति से प्रतिपादन किया गया है उतना अन्यथा नहीं। गौ रस के रूप में गाय के दूध आदि को लिया गया और हमारे तीर्थंकरों का प्रथम आहार भी उसी गोरस से हुआ। इसलिए इसे अखाद्य या अभक्ष से निरूपित करना उचित नहीं है। इससे बुरा जैन धर्म में जमीकंद को बताया। गोरस कब लेने योग्य है और कब लेने के अयोग्य है, ये जरूर हमें विचारना चाहिए। वर्तमान में जिस तरीके से दुग्ध का उत्पादन हो रहा है उसमें गाय के साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उसके बछड़े को पर्याप्त दूध नहीं दिया जा रहा है, कई जगह तो मार दिया जाता है। तो ये एक प्रकार की क्रूरता है और ऐसा दूध सेवन करने के योग्य नहीं। लेकिन हमारे यहाँ गाय को परिवार के अंग की भांति देखा गया है। घर में अगर गाय मर जाए तो एक दिन का सूतक माना जाता है। घर की पहली रोटी गाय को दी जाने की परंपरा थी। ये हमारे परिवार का एक हिस्सा, अंग था, समझिए। तो इस परिवार के हिस्से के रूप में जब गाय को हम पालते, तो गाय को पालते समय 2 थन बछड़े के लिए छोड़ देते, 2 थन लेते। कम से कम 1 थन तो छोड़ा ही जाता। और दूध के उत्पादन में ये शोध प्रकट हो गया कि अगर माँ को भी अतिरिक्त पोषण दिया जाए
तो माँ के पेट में अपने बच्चे के अतिरिक्त दूध आ सकता है। गाय आदि के दूध को न निकाला जाए तो वो बीमार हो जाए, और सारा दूध बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा बीमार हो जाए। प्रकृति ने ये व्यवस्था हमारे लिए दी। ये पालतू पशु है। भगवान ऋषभदेव ने कृषि कर्म को आर्य कर्म कहा और कृषि कर्म के अंतर्गत पशु पालन भी बताया। यदि मैं कह दूं कि दुग्ध आदि नहीं लेना चाहिए तो इन पशुओं का क्या होगा? सब लोग मार के खा जाएंगे। इसलिए इनकी उपयोगिता है, ये परिवार का हिस्सा है। क्रूरता रहित होकर हमें इसका सेवन करना चाहिए। नमस्ते महाराज।